नमस्कार। आप सबको तकलीफ हूं, 12 बजे मैं लाइव हूं आपसे। और वो इसलिए क्योंकि आज आपसे बेहद जरूरी बात करनी है। बात है एक ऐसे सबूत को आज आपके सामने रख रहा हूं। ये यहां फ्रिज कर क्यों रहा है? हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट मित्रों ये बात है, आज जो मैं आपके सामने सबूत रख रहा हूं उसे कई लोग आज एनालाइज करेंगे और उसमें हमारे साथ एडवोकेट नीलेश ओझा जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर उदय सहाय जुड़ रहे हैं। हमारे साथ एम्स नागपुर में प्रोफेसर रहे, उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रहे, डॉक्टर अरविंद कुशवाहा जुड़ रहे हैं। और बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अरविंद कुशवाहा, नीलेश ओझा जी, उदय सहाय थोड़ी देर में जुड़ रहे हैं। नमस्ते अरविंद जी, नीलेश बहुत जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, यस। नमस्कार। नमस्कार नीलेश जी। नमस्ते नमस्ते जी, नमस्कार नमस्कार। नीलेश जी, आज अगर थोड़ा सा वक्त दें आप मुझे थोड़ा सा, तो मेरे इसमें कुछ तकलीफ हो रही है। प्रभात इधर आइए जरा, क्या हो रहा है इसमें? क्या हो रहा है इसमें? व्हाट इज रॉन्ग इन दिस? बस थोड़ा सा वेट कीजिए। लीजिए मुझे स्क्रीन पे। अभी तक भी मैं नहीं आया हूं यहाँ पे। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। कर चुका हूं मैं यार, क्या हो रहा है? तब तक हमारे एसएसआर वॉरियर काफी जुड़ रहे हैं। मित्रों, मैं फीवर में हूं और डॉक्टर अरविंद कुशवाहा को बहुत उनके प्रति मेरा आभार कि उनकी एक दवा ने मुझे ठीक कर दिया। और रात एक दवा, एक टैबलेट दिया, उसके बाद मैं ठीक हूं और मैं ज्वाइन कर लिया हूं लाइव। नीलेश जी, हाँ शुरुआत करते हैं। हाँ उस सबूत को जरा लाइए स्क्रीन पे, स्क्रीन पे लाइए। वन बाय वन दिखाइए जरा। ये है रिपोर्ट, है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है ये। वन बाय वन, हाँ। और एक तरफ आप दिशा के फोटोग्राफ को भी रखिए। ये है दिशा सालियान के पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आपके सामने अब पेश कर रहा हूं, जिसे पुलिस देने से बच रही थी। और मैं सैल्यूट कर रहा हूं एडवोकेट नीलेश ओझा और उनकी पूरी टीम को। लगातार मलवानी पुलिस स्टेशन में कैंप किए हुए थे। हर रोज उनकी टीम, एडवोकेट की टीम मलवानी पुलिस स्टेशन पहुंचती थी और कहती थी कि क्या आज मुझे मिल जाएगा, आज मुझे मिल जाएगा।
और फाइनली उन्हें कल शाम को यह रिपोर्ट मिला, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। और अब आज जो हमारे पैनल में हैं डॉक्टर एडवोकेट नीलेश ओझा के अलावा डॉक्टर अरविंद कुशवाहा और पूर्व आईपीएस अधिकारी उदय सहाय जी सबसे बात करेंगे। अब जरा वो तस्वीर दिखाइए, दिशा की तस्वीर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक साथ अगर आप क्लब कर सकते हैं तो क्लब कर सकते हैं। नहीं, वो तस्वीर जरा सर पास से दिखाइए, फेस पास से दिखाइए। हाँ, दिशा की तस्वीर जरा हाँ, पास से दिखाइए। हाँ, तो उसको और एनलार्ज कर सकते जूम करिए। हाँ, हैं, झूम कर। हाँ, थोड़ा इनलार्ज कर दीजिए, फुल स्क्रीन पे चले जाइए, सबको हटा करके फुल स्क्रीन पे लाइए। हाँ, फुल है। हाँ, ठीक है, ठीक है। अब ये तस्वीर वैसे आप, मैं अपने मोबाइल पे भी दिखाऊं? ठीक है ये? अच्छा, अब ये तस्वीर दर्शकों को दिखाई पड़ रही होगी और जो अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे पास आया है वो रिपोर्ट आपकी आंखें खोल देगा। और ये तस्वीर जरा ध्यान से देखिए, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, तस्वीर को बनाए रखिए पहले। इस तस्वीर को हमारे एसएसआर वॉरियर, इस देश के एक एक नागरिक ध्यान से देख लीजिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, हर एंगल से देखिए। उनकी दूसरी तस्वीर भी दिखाइए, दूसरी तस्वीर भी दिखाइए। हाँ, ये तस्वीर भी दिखाइए, इसको भी ध्यान से देख लीजिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। हमने आपको बहुत पहले बताया था कि ये दो तस्वीरें ऐसी हैं जो मुहर लगाने वाले के मुंह पे ताला जड़ेगा। और अब तक जो झूठ का वातावरण बनाया और आज भी बना रहे हैं, आज भी स्पेशल क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम तक चैनल वाले आज भी फ्रॉड फैला रहे हैं, आज भी फ्रॉड फैला रहे हैं, आज भी। अब उससे बारी हट गई तो नीलेश ओझा को बदनाम कर दो, और कुछ नहीं बचा हथियार तो नीलेश ओझा को कहो कि नीलेश ओझा जो है सो देखिए ये लग गए हैं पीछे में। सब बताएंगे आपको। पहले तस्वीर दिखा रहा हूं, ये तस्वीर देख लीजिए, दूसरी तस्वीर दिखाइए। और मैं एसएसआर वॉरियर से अनुरोध कर रहा हूं, मुझे मालूम है 11 बजे अभी भी आप 774 हो चुके हैं, 96 सारे लोग जुड़ रहे हैं, आप वन बाय वन ये तस्वीर को ध्यान से देखिए। और मैं खास तौर से डॉक्टर अरविंद कुशवाहा और उदय सहाय जी से आग्रह कर रहा हूं कि वो ध्यान से इस तस्वीर को देखें, बिल्कुल ध्यान से इस तस्वीर को देखिए उदय जी और डॉक्टर अरविंद कुशवाहा। अरविंद कुशवाहा के बारे में फिर एक बार बता देता हूं, डॉक्टर अरविंद कुशवाहा एम्स नागपुर में प्रोफेसर थे, उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल रहे और आज इंडिपेंडेंट अपना काम करते हैं। उदय सहाय जी दिल्ली में डानिक्स के आईपीएस ऑफिसर रहे और कई डिपार्टमेंट में और कई एक से एक बड़े सेंसिटिव केस को सॉल्व करने का इनको अनुभव है। तो उदय सहाय जी भी आज हमारे साथ हैं और डॉक्टर अरविंद कुशवाहा भी हमारे साथ है। ये है साहब दिशा की वो तस्वीर। आज दिशा के पिता, दिशा की माता पूरे देश के सामने ये सवाल रख रहा है और उन मीडिया वालों से ये सवाल पूछ रहा है कि आपकी आत्मा कब जगेगी, एक ऐसे परिवार को न्याय कब मिलेगा। नीलेश ओझा जी, अब मैं चाहता हूं कि आप ही प्रकाश डालें कि पहले तो आपको क्या तकलीफें हुई पोस्टमार्टम रिपोर्ट को निकलवाने में, और अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपके पास आया तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? देखिए, अपना पूरा केस ही जो है ना 3-4 पहलू पे है। मतलब कैसा है, अपने पास में आई विटनेस साउंड है ये प्रूव करने के लिए कि एक गैंगरेप और मर्डर का केस है, वो पार्ट अलग। ये बाकी जितने डॉक्यूमेंट्स है ना, ये सिर्फ इसके लिए है कि डॉक्टर कैसा आरोपी है, पुलिस अधिकारी कैसा आरोपी है, इसके लिए फिर ये पोस्टमार्टम और ये फोटोग्राफ्स, ये सब चीजें। और हमने इस पे स्पेसिफिक जो कंप्लेंट दिया है, कंप्लेंट का एफआईआर कल कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास, उसमें स्पेसिफिक लिखा है कि ये सब लोगों के ऊपर प्रोसिक्यूशन किया जाए, क्योंकि ये प्रूफ है। पहले
गुनाह किया और उसके बाद में कवर अप के लिए सभी किया गया, और उसके कई फैक्टर्स है, मतलब एक चीज ये नहीं है। और आपको और एक बताता हूं मैं, इसके पहले भी वही पुलिस ऑफिसर सचिन वाजे ने मनसुख हिरेन का झूठा पोस्टमार्टम बना के लिया था कि वो डूबने से मौत हो गई, जो भी हो गई उसकी, मारा गाड़ी में था उसको, और झूठा पोस्टमार्टम बना के लिया। जब वो मामला एनआईए को गया, एनआईए ने फिर उसको और डॉक्टर को पकड़ा और फिर उसको अरेस्ट किया, आज भी जेल में है। तो ये जो कुछ 2-4 लोग नैरेटिव फैला रहे हैं कि अभी अरे पोस्टमार्टम में तो यह है कि कुछ ऐसा हुआ ही नहीं था, तो अभी ये ऐसा है वैसा है, जो भी उनका नैरेटिव चल रहा है, ये नैरेटिव तो इसको कहते हैं स्ट्रॉमैन फैलेसी। कुछ तो वो अपने वो खुश हो रहे हैं, कोर्ट में इसको, उनके नैरेटिव को कोर्ट में कोई वैल्यू नहीं है, कोर्ट में जो होना होगा। और 1-2 चैनल के खिलाफ में हम कंटेम्प्ट पिटीशन भी फाइल कर रहे हैं, डिफामेशन का नोटिस भी दे रहे हैं, और उसके ऊपर डिफामेशन का सूट भी फाइल कर रहे हैं फॉर डैमेजेस। और मेरे हिसाब से आशुतोष जी, आज इस विषय पे सबसे ज्यादा 2 अनुभवी अपने पास में अच्छे लोग हैं, तो इनका पहले ओपिनियन ले लीजिए। जी नहीं, तो उसमें एफआईआर में ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है सारे दांत निकल गए हैं, हाँ। सारे मुंह पे जो फेस है उसके ऊपर सीवियर इंजरी है, स्कल्प निकल गया है, टूट गया है, और आंखों में उसमें बताया जा रहा है कि कपड़े जो हैं, आंखें निकल गई हैं, सब कुछ निकल गया है। डॉक्टर अरविंद कुशवाहा, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? डॉक्टर अरविंद कुशवाहा। नमस्कार आशुतोष जी, और नमस्कार नीलेश जी, नमस्कार उदय जी, और सारे व्यूअर्स। ये जो हमारे सामने 2 चीजें दिखाई जा रही हैं, एक तो है जो फोटोग्राफ है दिशा सालियान का मृत्यु के बाद का, और एक है सामने पोस्टमार्टम रिपोर्ट। क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कि नीलेश जी के पास अभी मिली है बड़ी मशक्कत के बाद, काश अगर मैं इसको, या तो मुझे आप व्हाट्सएप कर पाते, मैं पूरा पढ़ पाता, या फिर आप पढ़ दें कोई मुझे, अगर आपके पास होगा आशुतोष जी, आप इसको आप थोड़ा पढ़ देंगे तो बेहतर रहेगा। क्योंकि बात ये है कि जो मेरे को दिखाई दे रहा है वो सिर्फ चेहरा, वो काफी क्लैरिटी में है, बट उस पे जो फाइन प्रिंट है वो मुझे यहाँ से नहीं दिखेगा। तो इसलिए मैं उसके ऊपर भी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ऊपर कमेंट मैं तभी कर सकता हूँ जब मैं थोड़ा सा पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एक बार पढ़ लेता। तो जैसा आपने बताया है, अगर इंजरीज को डिस्क्राइब कर सकते, हाँ, इंजरीज को डिस्क्राइब कर सकते, आपको भेज दिया है मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट, भेज दिया मुझे। तो तब तक आप उदय जी से बात करके मैं पढ़ लेता हूँ, मैं तब तक पढ़ लेता हूँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट को। उसके बाद कोई भेज दिए आप, ये नीलेश जी पढ़ देते हैं, नीलेश जी पढ़ देते हैं। नीलेश जी आप पढ़ दीजिए, नीलेश जी आप पढ़ दीजिए, आप पढ़ दीजिए। एक मिनट, मैं पढ़ता हूँ, 1 मिनट। अभी देखिए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका, वो है कॉलम नंबर, कॉलम नंबर 13 क्या कहता है? फीचर्स वेदर नेचुरल और सोलन, स्टेट ऑफ आइज, पोजीशन ऑफ टंग, नेचर ऑफ फ्लूइड जो भी है। तो इंज्योर्ड आई, माउथ सेमी क्लोज्ड, बाद में टंग इनसाइड ओरल कैविटी, टीथ सीन फॉलन, फ्रंटल पूरे दांत गिर चुके हैं, ब्लड सीन फ्रॉम माउथ। उसके बाद में ये क्या है, सरफेस वाउंड्स वगैरह इंजुरी जो भी है, सीन और चीन 1:1:1 CMS, रेडिश इरेगुलर बॉडी में ग्रेस्ड। उस पे जाइए, उस पे जाइए आप। स्कल का कहीं, अगर हेड का या स्कल का कहीं पोस्टमार्टम में कोई आपका जिक्र होगा एक जगह पे जहाँ पे हेड का, उस पे जाइए, इंजरीज रहती है उस पे। हाँ, वो है स्कल। तो लीनियर फ्रैक्चर ऑफ स्कल बोन्स विथ SO/O infiltration staining extend to base in anterior and middle cranial fossa. ओके, तो
जितनी मेरी जानकारी है, इनकी जो मृत्यु हुई थी एज़ पर जो क्लेम था, जो कि इन्होंने जब इसका मृत्यु होने के बाद जो बताया गया था कि शायद ये कितने माले से, 13 माले से कितने माले से गिरे थे सर ये? चौथे माले? 14 महले से। 14 माले से, 14 माले से जब अगर बॉडी कोई गिरेगी नीचे और अगर उसमें फ्रैक्चर आता है, तो मेरे ख्याल से फ्रैक्चर मात्र नहीं होगा। वो पहली बात मल्टीपल फ्रैक्चर्स होगा और बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली पड़ा होगा, डायरेक्टली ऊपर से आने के बाद और हेड का कॉन्टैक्ट हुआ होगा, तो लिटरली पल्प बन जाएगा। यानी कि स्कल जो है वो मल्टीपल पीसेस में टूट जाएगा, यानी कि बहुत बुरी तरह से उसके मलबा बन जाता है। यानी कि फिर उसका फेस का कंटूर भी लूज़ हो जाता है, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, इतनी ऊँचाई से अगर गिरेगा, क्योंकि मैंने इस तरह के केसेस जो है हमारे यहाँ जो आर्मी में हम लोगों ने अवलांच के गिरने के बाद देखा था, जिसमें कि बहुत भारी-भारी पत्थर जब गिरते हैं और बहुत इम्पैक्ट के साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं हेड के, तो हेड का कचूमर बन जाता है, यानी कि अंदर की जो बोन है, वो लिटरली कह लीजिए पल्वराइज़ हो जाती है, हम अंग्रेजी में बोलते हैं, यानी कि बहुत छोटे-छोटे पीसेस हो जाते हैं। और जब ऐसे हो जाता है तो फेस का कंटूर तक सही नहीं बैठता, यानी कि लिटरली वो फ्री फ्लोइंग हो जाता है। तो वो एक बहुत बड़ी समस्या होती है। लेकिन जो मैं फ़ोटो देख रहा हूँ, उस आधार पे ये कह पाना कि उसका कंटूर लूज़ हो गया है, ये संभव है। यानी कि ये इतना सीवियर इंजरी इतना हाइट से मुझे नहीं लग रहा है कि ये हुआ है, जैसा कि दिख रहा है फ़ोटो में। फ़ोटो में उनका फेस मेंटेन्ड है और उनका पूरा हेड भी मेंटेन्ड है, नहीं तो नॉर्मली जो है हेड का शेप भी मेंटेन नहीं रहता है, फेस का शेप भी मेंटेन नहीं रहता है। तो ये तो एक मोटा-मोटा ऑब्जर्वेशन मैं इस फ़ोटो के माध्यम से और जो उनका क्लेम है कि 14 माले से गिरा है, इसमें मैं करा पा रहा हूँ। अगर हम एक बार ये मान भी लें कि मान लीजिए बॉडी पहले फेस से सीधा डायरेक्टली नहीं गिरी और मान लीजिए बॉडी के बल भी गिरी है या मान लीजिए कि पहले कमर टकराई या पीठ टकराई जो भी है, पर फिर भी बॉडी का हेड जैसे ही कांटेक्ट में आएगा इतने इम्पैक्ट के बाद, तो बहुत स्पीड से गिरा होगा, यानी कि बहुत टाइम नहीं लगा होगा और उसमें भी सीवियर इंजरीज़ होने के चांसेस हैं। और वो देखना पड़ेगा कि जो इंजरीज़ के मार्क दिए गए हैं, वो किस साइड में, क्योंकि जब वो आदमी गिरता है, एक पर्टिकुलर साइड पे गिरेगा। यानी कि अगर उसे दिखाया गया कि बेस ऑफ द ब्रेन में गया, यानी कि बैक साइड में गिरा है, यानी कि सारी इंजरीज़ जो हैं वो उसी हिसाब से उसी साइड में होनी चाहिए। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि फॉल जब हाइट से होता है, तो एक पर्टिकुलर एंगल या एक पर्टिकुलर साइड पे होगा। तो सारी इंजरीज़ उसी तरफ ही वो हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। यानी कि मान लीजिए राइट साइड में गिरेगा, तो राइट साइड का पूरा इम्पैक्ट होगा उसमें ज़्यादातर चीज़ों में और लेफ्ट का इम्पैक्ट कम हो जाता है। तो एक तो ये लोकेशन ऑफ इंजरीज़ जो हैं अगर सबकी अगर देखी जाएँगी, तो दिख जाएगा कि क्या वास्तव में इतनी इंजरीज़ थी और वो किस लोकेशन पे थी, क्या वो सही में है या फिर ये मतलब जो रिपोर्ट है वो नहीं, नहीं, फॉल्टी डॉक्टर है कुशवाहा, सलेक्टिव है? नहीं, नहीं, जी। 1 मिनट डॉक्टर कुशवाहा, 14वें फ्लोर से हाँ, आप पूछना चाह रहे हैं? हाँ, नीलेश जी पूछिए, पूछिए। हाँ, 14वें फ्लोर हाँ, पूछिए, पूछिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज डॉक्टर साहब, हुँ। पूरे आई विटनेस है, ऑडियो से लेके जो भी है, कुछ चीजें हम भी देने रहे हैं कि वो कुछ सीक्रेट रखे, एविडेंस एक्यूज को अलर्ट नहीं करना है, उनको स्टोरी बनाने दो, बाद में उनको हम एक्सपोज करेंगे। जी, जी। पूरे आई विटनेस है, एक भी फ्रैक्चर नहीं था बॉडी दूसरी बात में। फ्रैक्चर होगा तो ब्लड स्टेन्स बहुत होने चाहिए, ब्लड स्टेन्स बहुत ज़्यादा होने चाहिए। अगर 14वें माले से गिरेगा, तो पूरा फट जाएगा, लिटरली सर फट जाएगा, मतलब ब्लड ही ब्लड होगा और बॉडी में भी कई जगह से ब्लड निकल रहा होगा, ये कहने का मतलब है। और तो एक ब्लड कोई बॉडी में कुछ था ही नहीं कि यहाँ से टूट के यहाँ से बाहर आया, खून का कुछ निशान नहीं था। एक दूसरा, जब ये सतीश सालियान जी वहां गए हॉस्पिटल, जी। तो वहां देखे तो जिन्होंने कहा कि हमने उठाकर कार में लाया है, उस किसी के बॉडी पे एक भी ब्लड का डॉट नहीं। जो कह रहे थे कि ये कपड़े दिशा ने पहने, उनकी स्टोरी भी मान ले, तो भी वो कपड़े पे एक भी डॉट नहीं ब्लड का। और इसीलिए पुलिस ने फॉरेंसिक को कोई क्लॉथ भेजा नहीं कि एक उसका ब्लड का बहुत बड़ा फोरेंसिक, इसके लिए। अभी ये बाजू में देखिए, ये है दिव्या भारती जो 5वें माले से गिरी है, और हमारी हुँ। 14वें माले से गिरने के बाद में वो इंटैक्ट है, और ये 5वें माले से गिरने के बाद देखना। तो इन्होंने क्या ये किया, बहुत ये दिव्या भारती का चेहरा सामने रख के रिपोर्ट मैनेज किया होगा।
जो भी है मतलब जो रिपोर्ट है वो अपने आप में बयान कर देगी कि अगर ये रिपोर्ट सही नहीं है, तो काफ़ी हद तक अगर ये क्लेम है कि 14वें माले से गिरा है, तो उसके आधार पे जो इंजरीज़ होने चाहिए अगर वो नहीं है या उसमें डिस्क्राइब्ड है पर वो मैच नहीं कर रहे हैं फ़ोटोग्राफ्स वगैरह से, तो उसमें तो बहुत मतलब क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये या तो अच्छा छेड़छाड़ नीलेश जी, की गई ये है। जो नीलेश जी, ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहले कुछ और बनी थी, फिर ये जो दूसरा बनाया गया उसके बारे में शायद दिशा जी दिशा के फादर को कुछ बोला कि तुमको बदनामी हो जाएगी इसलिए मैंने ये किया। वो क्या था वो? उस दिन मेरे नहीं नहीं बातचीत में नहीं शायद उन्होंने मुझे बताया है, मुझे याद है, अरे या मुझसे फोन पर बात में उन्होंने बताया। वो यहाँ पर मत बोलिए वो बातें। लेकिन एक बात बोलता हूँ, एक रिपोर्टर ने कहा था कि पहला के पुलिस अधिकारी ने क्या किया, एक नॉर्मल बनाया, कुछ फोटो वगैरह नॉर्मल दिखा दिया था जो ओरिजिनल थे। तो एक रिपोर्टर ने पूछा, साहब 14वें माले से गिरे, कुछ ब्लड नहीं दिख रहा है। तो वो बोला, हटा हटा ये फोटो हटाओ, फोटो छाप करके दूसरा फोटो लेके आए बोले। पूरा ब्लड जिस जगह पे गिरी थी वहां पर भी ब्लड का एक भी डॉट नहीं है। ये तो बहुत बड़े गैप्स है, बहुत बड़े गैप्स है। और जहां गिरी दिखा रहे हैं ना, ये जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग से गिरेंगी तो स्ट्रेट गिरेंगी ग्रेविटी के हिसाब से। वो तो ऐसी हवा में उड़ते हुए 25 फुट के बाद दूर गिरी, 20 इतना फुट हो या ही नहीं 25। सकता, इतने दूर तक जा ही नहीं सकती बॉडी। अगर वो जंप करती है कोई लड़की, तो मैक्सिमम उसका 4-5 फीट से आगे जाएगा ही नहीं वो, मतलब कितना भी कोशिश करेगा तो इससे इतना तो जंप ही नहीं कर सकता आदमी, इतने हाँ तो ऊंचाई ये, से। हाँ तो आज हमने एप्लीकेशन दिया, सीन रिकंस्ट्रक्शन कर लो, इतने दूर कैसी हाँ, गिरती है कर दिखाओ अब हम। बिल्कुल, बिल्कुल। आप एक मैं एक डमी को ले लीजिए, एक डमी को ले लीजिए और उसको जंप करने को, जितना हाइट से जंप कर पाता है इंसान, तो उतना जंप करा के उसको फेंक दीजिए, पता लग जाएगा आपको कहाँ तक जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, उसमें जी, क्या आपको जो जिस डॉक्टर ने इस तरह का पोस्टमार्टम किया है, बीइंग ए जी, डॉक्टर, आपके मन में क्या सवाल उठ रहे हैं उनको लेकर के? क्या करना चाहिए उस डॉक्टर के साथ? वो डॉक्टर जी, या तो पहले साफ साफ आगे। नहीं, देखिए 2 चीज़ें हैं, 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि अगर ये रिपोर्ट सही है, एक तो ये है कि या तो ये रिपोर्ट सही है या ये रिपोर्ट गलत है। अगर ये रिपोर्ट सही है, जो कि होनी चाहिए, जो जैसा कि मैं एक मानता हूँ, कोई भी डॉक्टर जो पोस्टमार्टम कर रहा है, अगर वो रिपोर्ट बना रहा है, खासकर ऐसे केस में जो कि आपको पता है कि एक सुसाइड का केस है, तो उसको जो है रिपोर्ट को जो है बनाते वक़्त उसे मालूम है, इससे उसके पूरे परिवार के ऊपर और ये सब चीज़ों के ऊपर जो है आने वाला है, तो उसमें पूरी सच्चाई बरतनी चाहिए, पूरी उसमें जो प्रोफ़ेशनल आपकी जो रिक्वायरमेंट है कि आप उसको पूरा जो है, वही आप इस रिपोर्ट में लिखें, ना कि इस बात को ध्यान रखते हुए कि किसका क्या असर होने वाला है, किसका क्या असर नहीं होने वाला। रिपोर्ट जो है वो सिर्फ़ उस बात को बयान करती है जो कि देखा जाता है, बॉडी के ऊपर जो मार्क्स होते हैं, जो देखा जाता है वो होता है। उससे ना तो उसके पेरेंट्स क्या चाहते हैं या पुलिस क्या चाहती है, इसको उसका कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। ये प्रोफ़ेशनल एक आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये होती है। अब मान लीजिए दूसरा चीज़ है, दूसरा पहलू है कि मान लीजिए ये रिपोर्ट गलत है। अगर रिपोर्ट गलत है तो उसके 2 कारण हैं। या तो वो रिपोर्ट गलत आपने जानबूझकर बनाई है क्योंकि आपको किसी ने लालच दिया, या आपको किसी तरह का दबाव डाला गया कि जिसके कारण आपको ये रिपोर्ट बनानी पड़ी। अगर वो दोनों भी केसेज़ हैं तो उस केस में वो डॉक्टर जो है दोषी पाया जाएगा। दोषी पाया जाएगा तो जो भी उसके नियम के अनुसार उसके ऊपर जो कार्रवाई होनी चाहिए और वो होगी। तो ये तो निश्चित है कि डॉक्टर को अपना जो प्रोफ़ेशनल जो ड्यूटी है, वो तो ढंग से निभाना चाहिए। ये तो मैं मानता हूँ कि रिपोर्ट जैसा भी है, चाहे कितना भी प्रेशर हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा आप इतना कर सकते हैं, आपको लग रहा है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा नहीं है, नहीं डॉक्टर आप मना कुशवाहा, कर दीजिए। आप मना कर दीजिए कि मैं नहीं करूँगा ये पोस्टमार्टम, कोई दूसरे को दे दिया जाए। लेकिन आप कर रहे हैं, तो आप पूरा ईमानदारी से करना चाहिए। नहीं नहीं डॉक्टर कुशवाहा, इसमें जो कार्रवाई होगी, रिपोर्ट झूठ हो गया, साबित हो गया ना, हम लोगों ने साबित कर दिया, ये फोटोग्राफ है। अच्छा अगर ये अगर फोटोग्राफ क्योंकि इन लोगों के पास था नहीं, इन्होंने इसलिए पूरे पूरे तंत्र को गुमराह किया, और जब ये एविडेंस जी, निकल के बाहर आया, अब ये एविडेंस और पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोनों अलग अलग हो गए हैं मामला। अब तो ये बात साबित हो देखिए गई है कि वो चाहे वो दबाव में बनाया हो, चाहे वो पैसे खा करके बनाया हो, जिस किसी भी तरीके से बनाया हो, उसने गलत रिपोर्ट बनाया है। तो उसके देखिए खिलाफ अगर क्या कार्रवाई होगी?
जी, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ये रिपोर्ट गलत साबित होती है कोर्ट के अंदर, तो इसका इसका रिपरकशन सिंपल है। इसका रिपरकशन बड़ा सिंपल है कि जो आदमी जिसने ये रिपोर्ट बनाई है, उसने अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज में नेग्लिजेंस किया है, यानी कि उसमें कोताही की है, और इस आधार पर उसका जो भी रजिस्ट्रेशन है, मेडिकल रजिस्ट्रेशन है, सबसे पहले तो वो रद्द किया जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो मान लीजिए किसी भी उसके तहत लालच के तहत या किसी के तहत भी किया है, जो वो क्लेम करेगा कि भई मैंने इस प्रेशर के अंडर में बनाई, तो आप वो चीज़ आगे-आगे बोलिए कि मेरे को जान का खतरा था, या मेरे इसलिए ऐसा बनाना पड़ा, मेरे को ऐसा बोला गया था। तो आप या तो आके ऐसा बयान देंगे या अप्रूवर बनेंगे कि नहीं, मैंने ये रिपोर्ट गलत इसलिए बनाई क्योंकि मेरे ऊपर इस तरह का जान का खतरा था। तो इस तरह का करके भी तब भी वो उसका दोषी तो रहेगा ही कि उसने रिपोर्ट गलत बनाई। एक तो पहली बात ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी उसके नियम अंतर्गत जो भी उसकी, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है जब व्यक्ति मरता है और उसकी मौत का कारण नहीं पता होता है, या उसका कारण अभिज्ञ होते हैं, हम लोगों के कोई पता नहीं होता किस कारण मौत हुई है, और अचानक मौत होती है, तो ऐसे टाइम में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है, जिसके आधार पे कोर्ट डिसाइड कर पाती है कि ये मौत किस कारण से हुई। तो इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। तो इसमें अगर कोई गलत रिपोर्ट बना के देता है, तो उसके ऊपर तो सिंपल है कि उसका रजिस्ट्रेशन कैंसल होगा ही होगा। नंबर 2, उसके ऊपर ये मुकदमा चलेगा कि आपने ये जो गलत रिपोर्ट बनाई, इससे पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन प्रभावित हुआ, और इसके पूरा जो तकलीफ पहुँचा पेरेंट्स को, और इसका पूरा दिशा जो भंग हुआ है इसका इन्वेस्टिगेशन का, और इसके अलावा आपने अपनी प्रोफेशनल एथिक्स का फॉलो नहीं किया, तो उसके ऊपर सजा हो सकती है, सजा होगी, और हो सकता है जेल भी हो जाए। उदय सहाय जी, पुलिस में इतने दिनों तक लंबी सेवा अपनी देने के बाद आज जब ये घटना से आप रूबरू हो रहे हैं, तो आपके दिल में क्या गुजर रहा है? आशुतोष जी, क्यूवाइव नेटवर्क के दर्शकों को और आपको और ओझा साहब को सबसे पहले मैं शत बधाई देता हूं कि इतना इम्पोर्टेंट केस को, जहां सब लोग अपनी होप छोड़ चुके थे, 2 साल तक रिलेंटलेसली इस कैंपेन को आपने जारी रखा, और जारी ही नहीं रखा, उसको उस मुकाम पे लाके खड़ा किया जहां आज सरकार भी ओनअप कर रही है कि ये इन्वेस्टिगेशन हम नए सिरे से आगे बढ़ाएंगे। ये बहुत बड़ी जीत है आपकी, जिसके लिए आप सबको साधुवाद। दूसरी बात है, पुलिस ऑफिसर मैं इत्तेफाक से दिल्ली पुलिस का अधिकारी रहा हूं, और 1988 बैच का आईपीएस ऑफिसर रहा हूं, और इत्तफाकन मेरी पोस्टिंग्स लगातार फील्ड में ही रही है। मैं एसीपी प्रीत विहार रहा हूँ, एसीपी पटेल नगर रहा हूँ, मैं मिजोरम में भी फिर पोस्टिंग हुई, वहाँ पे 3 साल एक जिले का एसपी था। अरे उदय जी, लौट के आया तो आपने फिर यहाँ उदय जी, 1 मिनट, माफी चाहता हूं, मैं रोक रहा हूं। मैं जैसे ही आपने कहा, जी, जैसे ही आपने ये कहा कि मैं 1988 बैच का हूं, तो मेरे मन में एकदम से बिजली कौंध गई है सर। इसी बैच के हैं मैं परमवीर समझ सिंह भी, सकता हूँ। तो आपके बैचमेट है परमवीर मैं सिंह। समझ सकता हूँ कि जी हाँ, हमारे बैचमेट हैं परमवीर सिंह, और उस विषय पे मैं इसलिए ये बता रहा था कि अपनी मेरी क्या क्रेडेंशियल है इस विषय पर अभी इस मोमेंट पे भी जो मैं कमेंट कर रहा हूँ। तो मैं लगातार ज़िले में ही रहा हूँ, और दिल्ली के 3 ज़िले भी संभाले, मिज़ोरम का 1 ज़िला संभाला, तो फील्ड इन्वेस्टिगेशन मेरे डीएनए का हिस्सा रहा है। उसके बाद मैं चला गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और फिर मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ली। ये मेरा मोटा प्रोफाइल है, और कम से कम 6-7 ऐसे केसेस मुझे याद आ रहा है अपने करियर के दरमियान हमने देखे, जहाँ पर कोई अपनी छत से 14 तल्ले वाले कोई इंसिडेंट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन 5 तल्ला, 6 तल्ला, 7 तल्ला तक दिल्ली में लोग गिरे हैं, एक्सीडेंटली गिरे हैं या सुसाइड करने के लिए गिरे हैं, और गिरने के बाद जो ज़मीन थड के साथ ज़मीन पे वो कोई गिरता है बॉडी, तो उसका जैसे सूचना पुलिस में मिलती है, तो हम लोग उस जगह का एक
साइट इंस्पेक्शन करके साइट स्केच बनाते हैं, और वो साइट स्केच में कॉमन सेंस ये है कि कोई भी चीज़ जब छत से गिरेगी तो कितने दूरी तक वो जाएगी, उसके वेट पे डिपेंड करता है, उसके वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। तो एक डेड बॉडी, जो इसमें बार बार आपने भी जिक्र किया है अपनी स्टोरीज में, कि उस मकान के छत के से नीचे का जो हिस्सा है वो 4 फीट हो, 5 फीट हो, 6 फीट हो, और जहां डेड बॉडी मिलने का दावेदारी हुई है उसमें अनइमेजिनेबली बड़ा डिस्टेंस है, जो अपने आप में गेपिंग होल है इस पूरे दावे का कि ये सुसाइडल जंप के कारण ही ये मृत्यु हुई। पहली बात। दूसरी बात, जो डॉक्टर साहब ने बड़े क्लियरली समझाया, और ये भी फोटो देख के दिख रहा है कि ये क्रिमेशन के समय का फोटोग्राफ है, ये ऊपर से गिरने के बाद का फोटोग्राफ नहीं है। जाहिर है कि उस समय के फोटोग्राफ को वेस्टर्न इंटरेस्ट ने हटा दिया होगा अपने इन्वेस्टिगेशन के पेज से, लेकिन मैं आपको अपने अनुभवों के बेसिस पे एक बात की तरफ इशारा करना चाहूँगा कि जब पुलिस आती है और मौका मुआयना करती है, स्केच बनाती है, फोटोग्राफ लेती है, और ज़रूरत पड़ा तो फॉरेंसिक टीम भी वहाँ पे आती है, और फिर वहाँ से डेड बॉडी को लेके अस्पताल ले जाया जाता है, और अस्पताल में एमएलसी बनता है। पहला इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, मेडिको लीगल केस है करके एमएलसी बनती है, और एमएलसी में जो ड्यूटी डॉक्टर होता है वहाँ पर, वो बहुत ट्रुथफुली जितनी इंजरीज हैं उसको रिकॉर्ड करता है, 1 2 3 4। और अगर एमएलसी में और पोस्टमार्टम में टोटल वेरिएंस है तब कुछ सीरियसली गड़बड़ है, क्योंकि अंदरूनी चोट हो सकती है लेकिन इतना डिस्टेंस से बॉडी गिरने का जो इम्पैक्ट होगा वो केवल अंदरूनी नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल इंजरी में मैनिफेस्ट करेगा, और मैनिफेस्ट करेगा तो वो डेफिनेटली ड्यूटी डॉक्टर एमएलसी बनाने समय उसको रिकॉर्ड करेगा। और अगर वो एमएलसी में वो रिकॉर्डिंग्स बिल्कुल ही नहीं है या ना के बराबर है तो ये बात एक खतरनाक इशारे के खतरनाक इरादे की तरफ इशारा करती है। पहली बात तो मैं ये आपको कहना चाहूँगा, चूँकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट स्क्रीन पे बहुत छोटा है तो मैं उसको उसके टेक्निकलिटी में भी नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे सामने ऑलरेडी एक एक्सपर्ट डॉक्टर बैठे हैं, और अगर उन्होंने इसमें कई तरह की इंजरीज ऑलरेडी दिखाई हैं, और जो इस डेड बॉडी के क्रिमेशन के पहले के फोटोग्राफ से क्लियर बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, चेहरे पे ट्रॉमा तक उस तरह का जैसे होता है असॉल्ट या इम्पैक्ट के कारण, वो कहीं उस तरह का ट्रॉमाटाइज चेहरा नहीं है, और ट्रॉमाटाइज चेहरा नहीं है और कोई ब्लड का स्पिल ओवर नहीं है, तो इसको देख के तो 14 तल्ले से गिरे हुए डेड बॉडी की ये तस्वीर क्रिमेशन के पहले से भी वो तस्वीर मैच नहीं करती। तो पहला डिस्क्रिपेंसी तो इसको देख के यहीं पर साफ दिख रहा है। लेकिन मैं वकील साहब से भी ये अनुरोध करूंगा कि एमएलसी के कागज़ को ज़रूर उस केस फाइल में ज़रूर होगा, और उसको वो हटा नहीं सकता कोई भी आईओ है, और चूंकि वो खुद नहीं तैयार करता है उस पर उसका कोई अधिकार नहीं है। वो ड्यूटी डॉक्टर आपका एक इम्पॉर्टेंट विटनेस बनेगा, जो भी उस समय का ड्यूटी डॉक्टर हो, कि उसमें लिखा होता है ब्रॉट बाय, किसने उस बॉडी को, चाहे वो पुलिस वाला हो या पब्लिक वाला हो, किसने उस डेड बॉडी को हॉस्पिटल में पहुंचाया, वो लिखा होगा। और लिखा होने के बाद उसमें पूरा लिस्टिंग एक एक इंजरीज की होती, एक्सटर्नल इंजरीज की, इंटरनल इंजरीज की वो नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्राइमा फेसी जो इंजरी है वही वो लिखता है। तो उसको अगर आप दोनों को जब आप मैच करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही क्लियर हो जाएगी। एंड आई एम श्योर कि जब उन्होंने पोस्टमार्टम आपसे साझा किया है तो एमएलसी की कॉपी साझा करना भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप उसे कोशिश करके मंगाएंगे तो आपको वो ज़रूर मिलेगा। और पहली चीज़ तो आशुतोष जी, ये बात मैं कमेंट करना चाहता था प्राइमा फेसी इस डॉक्यूमेंट को देख के,
और उसको जो जक्सटापोज किया है अपने फोटोग्राफ उसको देख के कि देयर इज समथिंग सीरियसली मिसिंग, और वो मिसिंग जो इम्पैक्ट फॉल से जो ट्रॉमा होता है वो नहीं दिख रहा है। उसमें उन्होंने स्कल के इंजरीज की बात रिकॉर्ड की है पोस्टमार्टम में, और वो उसके कोई भी ट्रेस उसके चेहरे पे, उसके स्कल पे दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। और तीसरी बात, जहाँ पर उन्होंने उसी केस फाइल में कोई ना कोई स्केच किया होगा सीन ऑफ अकरेंस को। आपने फिल्मों में भी देखी होगी कि लोग चौक से या उसको फोटोग्राफ करने के बाद वो एक ड्रॉ करते हैं, और वो ड्रॉ करते हैं वो इसी पर्पज से जो हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं कि क्या ये नकली है या असली है। अगर ऊपर से गिरेगा आदमी, मुंह के बल गिरेगा या सर के बल गिरेगा या पीठ के बल गिरेगा, जैसे जिस इसमें, तो वो आईओ जो है वहाँ पर पूरा उसका नक्शा मौका कहते हैं वो तैयार करता है, और वो केस फाइल का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। अगर वो ये दिखा रहे हैं कि गिरने की पोजीशन उस जगह से काफ़ी दूर है, वो 4 फीट 5 फीट ना होके 15 फीट दूर है, 20 फीट दूर है, 25 फीट दूर है, तब तो देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग, बिकॉज वो हड़बड़ी में उन्होंने ये बात सोची ही नहीं कि जो दिखाना कोशिश कर रहे हैं और जो हो सकता है उसमें मेजर गैप है। तो ये पहली बात, पहला मेरा प्राइमा फेसी रिएक्शन तो ये है आज के चैट के इस खंड में। नीलेश जी, एमएलसी के बारे में इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं उदय जी, क्या एमएलसी के ऊपर कुछ ध्यान गया है? एमएलसी कराया गया, नहीं कराया गया? नहीं, वो तो कराना पड़ता ही है, कराया गया नहीं, वो तो एज ए रूल होता है। उदय जी ने सही कहा है। तो वो भी मांग लेंगे, लेकिन एक सबसे खास बात बताता हूँ, वहां के पुलिस ऑफिसर ने जो अपने को इन्फॉर्मेशन दिया था, उन्होंने कहा कि दिशा का रेप और मर्डर हो चुका था, वो सब हो गया था, और वहां मालवनी पुलिस की गाड़ियां भी पहुंच गई थी। बाद में आता है ये इनका सो कॉल्ड सुपर कॉप सचिन वाजे, परमवीर सिंह का राइट हैंड। वो आकर इनको बोलता है अभी तुम निकलो, अभी मैं संभालता हूँ, मैं एक्सपर्ट हूं इसमें, ऐसे केसेस में कवर अप करने के लिए। आदित्य ठाकरे की गाड़ी वहां पर थी, तो फिर भी मैं आधी बातें बता रहा हूँ, कुछ अलर्ट नहीं कर रहा हूँ उन लोगों। तो उस पुलिस अधिकारी ने कहा कि हमको वापस भेजा गया। फिर ये लोग वापस जाने के बाद में फिर उनका कवर अप का फिर चालू हुआ कि आप कैसा करने का, फिर स्टोरी बनने लगी। और स्टोरियां तो इतनी है उदय जी, आप हंसोगे। एक ये कहता है अपना डीसीपी कि बोले वो वहां पर खून से लथपथ थी, और पुलिस पहुंची, लड़की के माता पिता आए, पंचनामा किया और बॉडी लेकर गए। इनके पिताजी को तो 2 दिन तक बॉडी देखने को नहीं मिली। उनके ही सब ऑन रिकॉर्ड जो स्टेटमेंट है वो दूसरा स्टेटमेंट कहते कि उनके पिताजी सीधा हॉस्पिटल में आए। ये एक झूठ हो गया। और दूसरा जोक क्या हो गया कि एक स्टोरी क्या बना कि पुलिस लेकर गई, तो दूसरी स्टोरी क्या, दूसरे उनके विटनेस क्या कह रहे हैं न्यूज लॉन्ड्री पे आके कि हम गए और दो हॉस्पिटल ने हमको बॉडी लेने से मना कर दिया उसको। तो जब पुलिस लेकर जा रही है तुम्हारे साथ में बॉडी को, तो वो मना कैसा करेंगे हॉस्पिटल? और पुलिस कौन से हॉस्पिटल में लेकर जाएंगी? जो उनका रेगुलर रहेगा वहां पर लेकर जाएंगी ना। तो ऐसे मतलब बोलिए उदय जी बोलिए। हाँ नीलेश जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप रेज कर रहे हैं। केवल मैं उसमें ऐड ये कर दूं ताकि वो दिमाग से स्लिप न करे कि अगर पुलिस डेड बॉडी को उठा के ले जाती है, चाहे वो सुसाइडल हो, जहर देकर रेप किया हुआ और मर्डर का केस हो, या फिर ऊपर से गिरने का केस हो, दोनों के ही केस में ही हॉस्पिटल आप ले जाते हैं। और वो किसी हॉस्पिटल में ले जाने का वो नहीं होता है। हर जिले का एक ईयरमार्क्ड हॉस्पिटल होता है जहां एमएलसी बनने का प्रावधान ही वो सरकारी अस्पताल ही होता है। तो ये डेड बॉडी को कहाँ ले गए, ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि ड्यूटी डॉक्टर को भी इन्होंने खरीद लिया हो। उतना दिमाग लोगों का नहीं जाता है। और ड्यूटी डॉक्टर अकेला नहीं होता है, वहाँ पर डेस्क बना होता है। छोटे हॉस्पिटल में भी, बड़े हॉस्पिटल में भी एक से ज़्यादा नर्स भी होती हैं, डॉक्टर्स भी होते हैं। तो कुछ ना कुछ वहाँ पे 2-3 ऐसे विटनेस मिल जाएंगे
जो corroborate करेंगे कि जब डेड बॉडी आई थी, और ये नॉर्मल केस नहीं है, अगर वो वाकई फॉल फ्रॉम 14th फ्लोर वाला केस है तो पूरा छत विक्षत अवस्था में बॉडी आई होगी। एक यंग बच्ची की बॉडी है, ये भी नहीं है कि कोई ओल्ड आदमी है। तो एक नेचुरल क्यूरियोसिटी वो डॉक्टर में 100% क्रिएट हुआ होगा। और बाद में मीडिया ग्लेयर भी इस केस को इतना मिला कि वो एक चर्चा का विषय उस हॉस्पिटल के अंदर भी बना होगा कि अरे हमने ही तो वो बॉडी देखी थी जब वो आई थी, और हमने तो वो एमएलसी इसलिए आपके लिए मेडिकल लीगल केस का उसमें डिस्क्रिशन नहीं है, वो बनाना ही बनाना है। और वो ईयरमार्क हॉस्पिटल में ही, अगर आप भूले भटके बगल के, कई बार सपोज आपका डेथ नहीं हुआ, आप गिरे, बॉडी छपटा रही है, तो लोग एम्बुलेंस में रश करते हैं नज़दीक के हॉस्पिटल में। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद भी जो एमएलसी बनाने का प्रावधान वो रेफर कर देते हैं, अगर डेथ हो गया तो ब्रॉड डेड उसको डिक्लेयर करेंगे, और उसके बाद एमएलसी कहीं ना कहीं बना होगा, तो वो एमएलसी को अगर आप ट्रैक डाउन करेंगे और दोनों को जब मैच करेंगे तो आधी कहानी वहीं पर, वो कोई भी कहानी बनाई हो, किसी मीडिया ने कहानी बनाई हो या वेस्टेड इंटरेस्ट ने उसको क्रिएट किया हो, फैब्रिकेट किया हो, ये दोनों फर्स्ट मेजर गेपिंग होल जो है दो कहानियों में, उसको उसके तरफ मेजर ढंग से इशारा कर सकता है। इसीलिए साइड प्लान मौके का क्या बना, अगर बना तो, और उसमें अगर दिखाया जा रहा है कि मकान है 25 मीटर दूर, और दिखाया जा रहा है 25 मीटर दूर साइड प्लान वो गेपिंग होल है, किसी भी हाल में बॉडी वहाँ से वो आकाश में उड़ के वहाँ नहीं जा सकती, वो गिरेगी तो वर्टिकली गिरेगी, थोड़ा 2 फीट 4 फीट का फासला हो सकता है। लेकिन अगर वो 10 मीटर का उदय फासला जी, है, 20 मीटर का उदय फासला है, जी, जी आपके एक्टिव पुलिसिंग में क्या आपने कभी ऐसी बॉडी देखी जो 2 महले से भी नीचे गिरी हो या 5 महले से भी नीचे गिरी हो, और वो इस तरह हो जिसमें उसका नाक भी इंटैक्ट हो, आंख भी इंटैक्ट हो, पूरा चेहरा इंटैक्ट हो, कहीं ब्लड का डॉट नहीं, ब्लड का एक दाग नहीं हो? कहीं देखा है आपने? और पोस्टमार्टम नहीं, रिपोर्ट मैं कहता जो हो डॉक्टर कि साहब ने सब सही चीज कहा, टूट गया हो? मैंने जितनी डेड बॉडी जिस तरह की देखी है ऊपर से गिरी हुई, उसमें 2 चीजें, एक तो डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बताया कि डिपेंड करता है किस एंगल पे से बॉडी गिरी, सर के बल गिरी है, पीठ के बल गिरी है, पैर के बल गिरी है, तो वो वेरिएशन आपको मिलेगा। लेकिन किसी भी बल गिरी हो, ये तय है, जैसा कि नीलेश ओझा जी बार बार सही फरमा रहे हैं, ये तय है कि वो जो बॉडी छत विक्षत होगी उसका वो मैनिफेस्ट करेगी स्पिल ओवर ऑफ ब्लड में, और वो कहीं ना कहीं आपको चारों तरफ उसके कपड़े में दिखेगी, उसके चेहरे पे दिखेगी, वगैरह वगैरह। खास तौर पे इस केस में जहां पर दावेदारी है कि स्कल इंजरी है, अगर स्कल इंजरी है तो चेहरा उससे एकदम बच गया है, ये तो थोड़ा लगता है कि ये तोता मैना की कहानी ही लगती है। बराबर है। आपने बिल्कुल सही कहा। और उदय सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया है, ऐसे पुलिस अधिकारी और ऐसे डॉक्टर के खिलाफ प्रोसिक्यूशन होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, इवन इफ दे आर रिटायर्ड, ऐसा ऑर्डर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। आप बोलिए। वो तो जिस दिन ये जिस दिन आप स्टैब्लिश करेंगे तो इसमें से, हाँ, जैसे आप इस्टेब्लिश करेंगे ऑटोमेटिकली देखिएगा 2-3 इसमें डिस्ट्रॉइंग ऑफ एविडेंस पे केस दर्ज होगा। इसमें कम से कम 5-6 जो भारतीय पेनल कोड है उसके केस ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होके दर्ज करने ही पड़ेंगे, कोई ऑप्शन उनके पास नहीं होगा। उस जैसे वो इन्वेस्टिगेशन उस मुकाम पे पहुंचेगा, एस्टेब्लिश करेगा कि हाँ ये डॉक्टर की कल्पेबिलिटी थी, फॉर वट एवर रीजन ही हैज फर्स्ट द रिपोर्ट, he has submitted a wrong report, he will be into serious trouble legally and administratively both, yes, even if he has retired. Correct. डॉक्टर कुशवाहा जी, आप कुछ डॉक्टर साहब कुछ बोल रहे थे।
सॉरी बीच मैं में एक्चुअली मैं बीच में थोड़ा देर के लिए आई वाज ट्राइंग टू रीड द पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो थोड़ा बहुत था, पूरा पढ़ नहीं पाया, थोड़ा बहुत ही पढ़ा। बट जो भी पढ़ा उससे कुछ चीजें बड़ी निकल के बड़ी आ रही हैं, जो कि बहुत ही एक अचंभित करने वाली हैं। कि एक तो उसमें जो रिपोर्ट बनाई गई है वो काफी स्केची है। That means it is not containing the right details which should be recorded in such a case. पहली बात ये है कि काफी स्केची रिपोर्ट बनाई गई है, नंबर एक। नंबर दो ये है कि जो रिपोर्ट बनाई गई है उसमें कई जगह पर अब्रेशन नाम की जो इंजरी होती है उसको बोला गया। अब्रेशन, अब्रेशन कब होता है पहले तो हमें ये समझने वाली है। अब्रेशन जो इंजरीज होती है वो तब होती है जब कोई चीज एक सरफेस के साथ जो स्किन होती है जब रगड़ खाती है तो अब्रेशन होता है। यानी कि मान लीजिए फ्रैक्चर, आपको अगर जी अगर घसीटा जाए, रोड के ऊपर घसीटा जाएगा तो अब्रेशन इंजरीज आएंगे, ठीक है ना सर। तो पहली जी बात तो ये है। तो इसमें अब्रेशन इंजरीज कैसे हो सकती है? अगर वो ऊपर से गिरती है तो वो सीधा का सीधा प्रेशर इंजरी है, यानी कि कंट्यूशन इंजरीज हम जिसे बोलते हैं वो होंगी। और उसमें मैसिव आपका जो 14वें माले से गिरने के बाद मेरे ख्याल से कोई हड्डी साबित बच पाना या मल्टीपल बोन्स का टूटना बहुत आम बात है। और इसमें जैसा कि मैं अभी पढ़ा नहीं पूरा, लेकिन अगर नीलेश जी पढ़ पाए कि कितनी बोन्स का मतलब जो है वो फ्रैक्चर दिखाया गया है। एक सर का तो आपने बताया कि सर का दिखाया गया है, एक पीछे का एक का दिखाया गया, बट सर सिर्फ एक फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए, वो तो फट जाना चाहिए। मतलब लिटरली बोलते हैं ना, जैसे तरबूजा फट जाता है ना, तकरीबन तरबूजा फट जाना चाहिए इस तरह से। तो एक तो वो नहीं है, उसके अलावा कितनी और बोन्स हैं जो टूटी हैं वो। और मैंने जैसे आपको बताया कि जिस एंगल पे बॉडी गिरेगी सारा प्रेशर उसी के थ्रू ट्रांसमिट हो जाएगा, यानी कि उसके थ्रू जितने भी जो प्रेशर के वो जो पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे वो टूटेंगे। यानी कि आप ये सोचिए कि अगर इतने ऊपर से गिरेगी तो चाहे वो किसी भी एंगल पे गिरे, मल्टीपल फ्रैक्चर्स चाहे लेग्स में, चाहे आपकी चेस्ट में, चाहे आपके स्पाइन में होंगे। और अनलेस क्या इसका कोई एक्सरे किया गया इस बॉडी का, अगर इतनी ऊंचाई से गिरा है तो एक्सरे करना चाहिए, तो जिससे कि आइडेंटिफाई हो सके कि हमारे कितने फ्रैक्चर्स इसमें निकले। ये सिर्फ पोस्टमार्टम की बात नहीं है, आपको इसको एक्सरे करके भी आपने देखना चाहिए था कि आखिर कितने मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं इसमें। क्योंकि सिर्फ पोस्टमार्टम से ऐसे देखने में नहीं होता, कई दफे आपको ऊपर से नहीं दिखेगा पर अंदर से पूरी बोन्स बची ही नहीं है। तो क्या एक्सरे किया गया था या नहीं किया गया था, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ओवरऑल इट्स ए वेरी पुअर रिपोर्ट, वो तो है। और वो कितनी फर्जी है ये तो वक्त अपने आप ही बता देगा, उसमें जो गलतियां होंगी वो अपने आप ही बता देंगी। चीख चीख करके आपकी जो रिपोर्ट्स हैं अगर गलत होती हैं तो वो बहुत नहीं छुपा सकते, अनलेस वो बहुत ही शातिर कोई आदमी हो जिसने कि बहुत प्लान करके एक रिपोर्ट गलत बनाई हुई। जल्दी जल्दी में बनाई हुई गलत रिपोर्ट हमेशा बहुत ही वैलिड एविडेंस बन जाएगी बाद में कि फॉल्स रिपोर्ट है। और आशुतोष जी, हाँ आशुतोष, हाँ ठीक है, आप पूछ लेना। मैंने आपको एक वीडियो भेजा है छोटा सा, वो आपने एसएसआर वॉरियर्स और उनके जो इंजीनियर्स वगैरह सब ग्रुप्स है, उन्होंने बराबर इतने दूर से ऊपर से गिरने का बॉडी कैसा होती है, मतलब तरबूज को फेंक कर दिखाया कि कहाँ नीचे सीधा गिरना चाहिए और कैसा फटती है। तो एक छोटा सा बीच का पार्ट दिखा देना। और आप पूछिए डॉक्टर साहब से, आप पूछ रहे थे। और मैं थोड़ा आपकी अनुमति चाहूंगा, मेरा अभी जाना है पुलिस कमिश्नर ऑफिस इनको लेकर, सालियान जी को लेकर। हाँ वो मुझे मालूम है। एक सेकंड, नहीं एक मिनट खाली। डॉक्टर कुशवाहा, आपने कहा कि किसी भी एंगल से वो 14वें फ्लोर से गिरता है, तो चाहे वो पैर के बल गिरता है तो घुटना, कमर, और फिर पैर के बल गिरेगा तो खड़ा तो नहीं रह जाएगा ना, वो गिरेगा ना। सर वो अब या तो इधर गिरेगा या आगे गिरेगा या पीछे गिरेगा। इतना मोस्ट और प्रेशर जो ज्यादा है प्रोबेबल होगा तो आगे ही गिरेगा, और चाहे आगे जहां भी गिरेगा गिरे, तो आगे गिरे या पीछे पूरा गिरे बर्स्ट कर जाएगा सर। बस कर जाएगा। मतलब मल्टीपल फ्रैक्चर्स होने चाहिए इस बॉडी के अंदर, मतलब जैसे चाहे जिस एंगल से गिरा मल्टीपल उड़ जाना, वो पड़खचे उड़ जाएगा सर। पर ऐसा कच्चे उड़ इम्पैक्ट जाने रहेगा चाहिए, बिल्कुल। ऐसा ऐसा लगेगा क्या कि एकदम मेकअप किया हुआ बॉडी लग रहा है, मेकअप किया नहीं, हुआ बॉडी संभव लगेगा नहीं। आपको, लगेगा। खासकर अगर ये फ्रंट में गिरेंगे तो फिर तो किसी भी तरह से नहीं। हाँ नीलेश जी। और स्कल इंजरी दिखाया भी जा रहा है, लेकिन उस स्कल इंजरी की कोई टेल साइन उसके चेहरे पे नहीं दिख रही है, जो हमें फोटोग्राफ सामने है। नीलेश जी, चूंकि आप कमिश्नर से मिलने जा रहे हैं, तो एमएलसी की कॉपी उस केस फाइल में जरूर होगी, उसको आप मांग सकते हैं। आरटीआई के तहत भी मांग सकते हैं या एज अ लॉयर आप मांग के देखिए, उससे आपको बहुत एक मजबूती शायद और मिले, पहली बात। दूसरी बात, ये जो ऊपर से
गिरने का जो वाकया हुआ है और जो पोस्टमार्टम किया गया उसमें कितना गैप है? जैसे वारदात के होने के और पोस्टमार्टम होने के बीच में कितना बड़ा गैप है, वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को ये लोग कैसे 60 आवर 60 घंटा सर, 60 घंटा 60 घंटा क्यों 60 आवर्स 2 दिन के बाद 6 ये अपने आप में 60 घंटे एक इंटरेस्टिंग कहानी कहती है कि 60 घंटे के बाद और स्पेशली ये एक हाई प्रोफाइल केस बना बाद में और फीमेल है और 60 घंटे का मतलब आरोप है, गैंगरेप के आरोप है। जी हाँ, तो ये एमएलसी की कॉपी जरूर मांगिएगा। नीलेश जी, आप जो जा रहे हैं कमिश्नर से मिलने के लिए, तो थोड़ा अपने दर्शकों को बताएं कि आज आपका क्या डिमांड है मिलने के लिए, फिर आप जा सकते हैं। फिर हम डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। तो जैसा उदय जी ने जो इनपुट्स दिए थे उसके हिसाब से हमारा फॉर्मल तो एफआईआर दिया है, लेकिन उसको क्राइम नंबर दो, रजिस्टर्ड करो बुक में और हमको क्राइम नंबर दीजिए, तब प्रोसीजर शुरू होगा। वो एक एग्जैक्टली यही मैं आशुतोष को 2 दिन से समझा रहा हूँ। वही किया है। ये जो बयान दिया है इन्होंने, बयान पे कोई मैं शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये कह रहे हैं कि इंक्वायरी कराएंगे। अब इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन टेक्निकली 2 चीजें हैं। इंक्वायरी एक छोटी मोटी, हमने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दे दिया है, जब रेप मर्डर केस है, नो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, स्ट्रेट अवे एफआईआर। एग्जैक्टली और उसमें आपको नीलेश जी, यू आर अ लॉयर, यू विल बी नोइंग बेटर देन अस कि केवल 2 ही संस्था है, एक सीबीआई और इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग, जहां पर पी और आरसी का मामला होता है। पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करते हैं, फिर रेगुलर केस रजिस्टर करते हैं। लेकिन ऑल अदर केसेस ऑफ क्राइम, चाहे वो सुसाइडल क्राइम हो, चाहे वो एक्सीडेंटल क्राइम हो या होमिसाइडल क्राइम हो, तीनों ही क्राइम में तो उस केस में हाउ कम दे आर नॉट शेयरिंग अदर डिटेल्स विथ यू, आप उनसे कहिएगा तो वो, हमें ऐसा लगता है कि आपको वो जरूर पूछेंगे कि भाई एफआईआर की कॉपी, तो इन्वेस्टिगेशन का मतलब ही है इट स्टार्ट्स विथ एफआईआर कॉपी। तो अगर अभी तक क्या है, कंप्लेंट है, आपने भी पिटीशन बना के दिया है, उसके ऑफिशियल रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, तो हम कह रहे हैं कि हमको क्राइम नंबर दो, उसको वो एक फॉर्मेट है। जी हाँ, वो एक फॉर्मेट होता है, उसमें अंडर सेक्शन सो एंड सो आईपीसी वगैरह प्लेस ऑफ ऑकरेंस काफी डिटेल्स उसमें दी होते हैं। और एफआईआर की कॉपी मांगिए जरूर, एमएलसी की कॉपी मांगिए जरूर। और सेकंड पॉइंट है कि पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए कंप्लेनेंट्स को, विटनेसेस को, लॉयर्स को, आशुतोष जी को पूरा स्पेसिफिक, वो एक डिमांड है। और तीसरा डिमांड है कि आप तुरंत चलिए और कल इसका सीन रिक्रिएशन कराइए। 15 महीने से सिर्फ एसआईटी टेबल टेनिस खेल रही है, आप चलिए अभी कराइए सीन रिकंस्ट्रक्शन करके। वो एक तीसरी डिमांड है। ये ठीक है, मैं आपकी अनुमति काफी होगा। उदय जी, अरविंद जी, नमस्ते। ठीक है, थैंक यू नीलेश जी, थैंक यू नीलेश जी। विजयी भवा। थैंक यू, आपका आशीर्वाद जरूरी है आप लोगों को। सत्यमेव जयते सर, सब तो जितना ही है। देर जरूर होती है, अंधेर नहीं, जीतेंगे जरूर। जी। हाँ डॉक्टर कुशवाहा, अब आपसे हम जानना चाहते हैं जी डॉक्टर कुशवाहा। हाँ, अभी हमारा क्लोज नहीं हुआ है, हमारा डिबेट जारी है। दर्शक ये जानना चाहते हैं, अब जो आपने कहा कि जब ऊपर से नीचे वो कोई भी गिरेगा उसके परखचे उड़ जाएंगे, डॉक्टर कुशवाहा, इस तरह से बॉडी रह नहीं सकती है, तो जाहिर है कि इसको मैनिपुलेट किया गया है। ये पूरा का पूरा रिपोर्ट फर्जी है। मैं आपको बता रहा हूँ आशुतोष जी, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि मैंने अभी पूरी रिपोर्ट, काश मुझे अगर आपने पहले शेयर कर दी होती तो मैं पूरा एक डिटेल पढ़ लेता, और हो सके तो आप एक बार दोबारा से वी कैन सिट टुगेदर एंड टॉक अबाउट इट। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ऊपर ही हम दोबारा से पूरी बात कर सकते हैं, और चाहे जो है ना हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैं जैसे बता रहा हूँ वो तो मैं अपनी जानकारी पे बता रहा हूँ कि ये ऐसा होना चाहिए। क्या ऐसा हुआ या नहीं हुआ, ये पोस्टमार्टम में कितना दिया है कितना नहीं दिया है ये हम नहीं जानते। अभी पूरा एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद हम आपको बात कर सकते हैं।
लेकिन ये जो भी थोड़ा बहुत मैंने इसके 1-2 पेज पढ़ने की कोशिश की, एक जल्दी से एक प्रिलिमिनरी कह लीजिए, एक ऊपर से देख रहा था, ग्लैंस कर रहा था, तो वो काफ़ी एक तो स्केची रिपोर्ट जैसे मैंने आपको बताया है, काफ़ी स्केची ढंग से बनाई गई रिपोर्ट है, इनकम्प्लीट रिपोर्ट्स हैं, बहुत सारी उसमें चीज़ें हैं नहीं। जैसे सबसे पहले आप किसी को बॉडी को लाते हैं पोस्टमार्टम के लिए, सबसे पहली चीज़ होती है कि पहली बात तो कई चीज़ें मैंडेटरी होती हैं। नंबर 1 कि उसके साथ पुलिस आनी चाहिए, पुलिस जो लाती है और जो उसको लेके आती है, उसका पूरा डिटेल रहता है, और इसके अलावा फिर जो बॉडी है, उसकी आइडेंटिफिकेशन उसपे नोट होनी चाहिए कि आखिर हमने ये बॉडी आइडेंटिफ़ाई कैसे की कि अगर वो बोलता है कि दिशा सालियान की बॉडी है, तो दिशा सालियान का क्या आइडेंटिटी था या क्या आइडेंटिटी मार्क्स थे, वो नोट किए जाते हैं। मतलब हम्म, उसका जो किसी वैलिड आइडेंटिटी कार्ड में जो आइडेंटिटी मार्क्स होते हैं, वो पूरे इसमें मैच किए जाते हैं। अगर मान लीजिए मैच होने के कारण या किसी चोट के लगने के कारण मान लो वो नहीं भी मिले, तो जो अवेलेबल आइडेंटिटी मार्क्स हैं जो उस बॉडी के हैं, वो भी नोट किए जाते हैं इन एडिशन। यानी कि मान लीजिए किसी के टैटू मिल गया, किसी का मार्क्स मिल गया, कहाँ पे लोकेशन है, कितना बड़ा है, ये सब चीज़ नोट की जाती है, जिससे ये साबित होता है कि जो हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं, इस बॉडी का कर रहे हैं, जिसका कि ये आइडेंटिटी है। ये वही तो बॉडी पहले है। तो ये बहुत करेक्ट। इम्पोर्टेंट फीचर होता है, बहुत इम्पोर्टेंट फीचर होता है। जो दूसरी इम्पोर्टेंट फीचर हो जाती है, वो सारी जो इंजरीज़ होती हैं, उनको बहुत डिटेल में लिखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और मैं आपको जो मेरा जो अभी तक का एक्सपीरियंस बता रहा है कि पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट्स हैं, वो अधिकतर एक आई थिंक सबसे ज़्यादा ग्रे एरिया अगर मैं कहूँगा, पूरे क्राइम के आपके जो इसके इन्वेस्टिगेशन में, शायद सबसे बड़ा ग्रे एरिया यही होता है, जो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट या आपके सर्कमस्टेंशियल जो एविडेंसेस आप कलेक्ट करते हैं। तो एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तो चलो नष्ट किए जा सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, उसमें बहुत सारे लूप होल्स हो सकते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऐसी है जिसको कि बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर पाना, अनलेस वो किसी गलत इरादे से की गई हो, संभव नहीं होता क्योंकि सामने होता है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि उदय सिंह जी जो हमारे आईपीएस ऑफिसर हैं, वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएँगे। मेरे ख्याल से इसमें एक बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत है, आज की तारीख में। मेरे को जो लगता है कि ये सारे जो पोस्टमार्टम्स होते हैं, चाहे वो एक हाई प्रोफाइल केस में हो या किसी लो प्रोफाइल केस पे हो, दे मस्ट बी वीडियो रिकॉर्डेड। मेरा मेरा मानना ये है कि इनकी सबकी वीडियो वो रिकॉर्डिंग होनी रिकॉर्डिंग हुई चाहिए ही नहीं, वो रिकॉर्डिंग प्रीवियस हुई ही नहीं, ना नहीं, सुशांत की प्रायर हुई ना टू। दिशा की हुई। हाँ, तो ये बहुत ज़रूरी है कि नहीं, ये होना चाहिए, नियम बन जाना चाहिए। मेरे ख्याल से लॉ के अंदर इसकी प्रोविज़न हो जानी चाहिए, और उस पोस्टमार्टम की जो रिकॉर्डिंग हो, वो प्रायर टू पोस्टमार्टम बॉडी का पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग और उसकी फोटोग्राफ होनी चाहिए, और पोस्टमार्टम के बाद जो दौरान चल रही है, उसकी भी वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए विद इंडिपेंडेंट विटनेस का मतलब है कि जिसमें दोनों पार्टीज, जिसमें कि जिसको अक्यूज को ठहराया गया हो या जो उसके एनओ के हो, जो उसके नेक्स्ट ऑफ किन हो, या पुलिस वाले हो, या और दूसरा जो एक और जनता के कोई रिप्रेजेंटेटिव हो, इस तरह के कुछ इंतजाम करने पड़ेंगे, चाहे वो सीएमओ का प्रेजेंस हो, चाहे किसी प्रिंसिपल ऑफ मेडिकल कॉलेज का प्रेजेंस हो। ये होने चाहिए, क्योंकि ये जब तक नहीं होंगे, इसमें घपला चलता रहेगा, और ये चलता इसी के कारण एक बहुत बड़ा जो है हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स रहती है, ये कोर्ट में घूमते रहते हैं क्योंकि ये चीजें गलत पाई जाती हैं और मैनिपुलेट की जाती हैं। इसमें मैनिपुलेशन का कोई भी स्कोप छोड़ना नहीं चाहिए आगे आने वाले अब समय में। मेरे ख्याल से एक बहुत बड़े साहब, बदलाव की जरूरत डॉक्टर साहब, अब इसमें है। लोग जी, कहेंगे कि ये पॉलिटिकल वेंडिटा है, तो ये मीडिया वाले उठा रहे हैं, उनको टीआरपी चाहिए। लेकिन कोई ये बात नहीं देख रहा है कि सामने सामने का एविडेंस है, ये मेडिकल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है और ये तस्वीर है। बाकी सब चीज को भूल जाओ। ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये तस्वीर बिल्कुल, सामने बिल्कुल, में है और ये बिल्कुल आपका ये रिपोर्ट है। दुनिया का कोई डॉक्टर, मैंने किसको बचा रहे हैं, क्या करना चाहते हैं? और मैं देखिए हैरान ऐसा है। हूं, पत्रकार, तो मेरे पत्रकार बिरादरी के लोग वो किस किस प्रकार का अनर्गल अनर्गल बात कह रहे हैं। किसी को कह रहे हैं कि वो टीआरपी लेना चाह, और आज भी बड़े सधे हुए अंदाज में लिख रहे हैं। किसको बचाना चाहते हो? भूल जाओ किसने किया। इंपॉर्टेंट है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट है या नहीं है डॉक्टर कुशवाहा?
ये बिल्कुल, इंस्टीट्यूशनल देखिए ब्रेकडाउन होगा क्या नहीं होगा? सारे इंस्टीट्यूशन देखिए अगर खत्म हो जाएंगे तो फिर देश किस बात का, समाज किस बात का? बिल्कुल, बिल्कुल। बात ये नहीं है कि ये केस दिशा सालियान का है या सुशांत राजपूत का है या एक्स वाई यस। ज़ेड का है, बात ये नहीं है। बात एक किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हुई है और किस हालात राइट। में हुई है, किसी संदिग्ध हालात में हुई है, तभी तो पोस्टमार्टम किया जा रहा है। अगर पोस्टमार्टम किया जा रहा है, तो वो तो प्रॉपरली होना ही चाहिए। कम से कम ये एस्टेब्लिश तो हो कि आखिर उसका कारण क्या था? पोस्टमार्टम का कारण क्या है? पोस्टमार्टम क्यों करते? राइट। पोस्टमार्टम इसलिए नहीं करते कि किसने मर्डर किया। ये नहीं करते। उसमें ये कहा जाता है कि आखिर मौत कैसे हुई? मौत का हाँ। मेन कारण क्या? तो अगर ये मौत का मेन कारण इंजरीज था, जो फॉल से था, तो ये तो देखना पड़ेगा ना कि ये फॉल से जो इंजरीज हुई होनी चाहिए, वो हुई या नहीं हुई? उसमें गड़बड़ है। यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपकी अगर मैनिपुलेटेड है, जो कि जैसा आप बता रहे हैं और आपके जो वकील साहब हैं नीलेश जी, वो भी बता रहे हैं। तो ये समस्या यहाँ की है कि आखिर वो मैनिपुलेटेड रिपोर्ट क्यों बनती हैं? आखिर ये जो डॉक्टर साहब हैं वो किस कारण से ऐसा कर रहे हैं? तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके लिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आई थिंक एक आपको पोस्टमार्टम के ऊपर एक बहुत बड़ी ओवरहॉलिंग या कह लीजिए बहुत बड़े अमेंडमेंट्स की जरूरत होगी जिसमें कि पोस्टमार्टम ऐसे हो जाए जिसमें कि कोई स्कोप ही ना बचे कि मैनिपुलेट किए जा सके इन फ्यूचर। जब आपको पहली बात तो ये जब भी पोस्टमार्टम हो आपको इमीडिएटली उसको लाइव रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। उससे पहले इंडिपेंडेंट विटनेसेस होने चाहिए जो कि किसी इस बात को कह सके कि हाँ हमारे सामने ये पूरा का पूरा हुआ। और दूसरी बात ये है कि जो इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरा होना चाहिए। यानी कि कोई भी आप उसमें से जो है हिस्सा छोड़ नहीं सकते। आपको हर चीज भरनी पड़ेगी। उसमें आपका जो है ना मैं तो कहता हूँ ऑनलाइन उसी टाइम आपको भरना चाहिए। जिससे कि आप मैनिपुलेट करना ही अभी एक बनती है दूसरे के बाद दूसरी मैनिपुलेट होकर के दूसरी बन जाती है। आपने एक बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई, उसको बाकायदा ऑनलाइन कीजिए जिससे कि मैनिपुलेशन का काम खत्म हो सके आगे की तरफ। बात सिंपल सी हो जाएगी। अगर आपका उदय जी, ये उदय जी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स को अगर आप स्ट्रीमलाइन कर देंगे तो ये सारी समस्याएं काफी हद तक सुलझ जाएंगी। उदय जी को लगता है कि कुछ कनेक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम है, वरना मैं उनसे कुछ सवाल पूछता। लेकिन मैं अभी अब उदय जी आ गए हैं, देख रहे हैं। अगर वो जुड़ जाते हैं तो एक इम्पोर्टेंट सवाल, मैं आखिरी सवाल उनसे पूछ के फिर मैं क्लोज करूंगा लाइव को। ये जी। लाइव सेशन मैंने उदय जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है। आ रही है। उदय जी, मैं आपसे एक बस आखिरी सवाल ये पूछना चाहता हूं कि इसमें जो पुलिस की जो भूमिका है, मुंबई पुलिस की, क्या आपको लगता नहीं है कि इस केस को कंप्लीटली रीओपन होना चाहिए, दिशा और सुशांत को, और ये सर्जरी की अब आवश्यकता है? मुंबई पुलिस की साख एक प्रकार से इस केस के बाद ऐसा लगता है, सारे पुलिस की नहीं, अभी बहुत सारे ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं जिन्होंने हमें इस केस में काफी मदद की है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से जो उनकी साख पर बट्टा लगा है, क्या उन लोगों के खिलाफ सर्जरी होना चाहिए? मेरे ख्याल से आशुतोष जी आपने इस बात को की तरफ पहले भी इशारा किया है, जिससे मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि मॉडर्न इंडिया के कुछ बहुत ही लैंडमार्क केसेस हैं। आरुषि तलवार केस आपको याद होगा। जी, यस। आरुषि उसी तलवार, तरह से शशि थरूर की वाइफ का जो केस था वो, सुनंदा पिस्टल। जी, उसी तरह से ये केस जो कहीं ना कहीं बियॉन्ड ऑल डाउट कभी भी एक आम जनता को ट्रुथ एक आईने के तौर पे इसने दिखाया नहीं है। और ये आप लोग जैसे सोशली कॉन्सेंस ड्रिवन लोग हैं, आप हैं, नीलेश जी हैं, और आपके तमाम जो वॉरियर्स हैं, उन्होंने 3 साल 2.5 साल से लगातार, लोग आपको पागल भी कहते होंगे, कई बार आपको क्रेजी कहते होंगे, लेकिन आपने इसको छोड़ा नहीं। अब ये समय आ गया है कि बॉम्बे पुलिस की पूरी एक तरह से, मैं एक रिटायर्ड ऑफिसर हूँ, मैं केवल इसको एक पूरी जिम्मेवारी से ये बात कह रहा हूँ कि एक बड़ा मौका आया है उनको अपनी शाख को रिस्टोर करने का। और ये शाख को रिस्टोर करने का एक ही तरीका है कि इसमें एफआईआर दर्ज हो। पहला एफआईआर जो कई लोगों को अभी भी डाउट हो रहा है,
आपको जान के आश्चर्य होगा, आज का टाइम्स ऑफ इंडिया उठा के देखें, और ये केवल बॉम्बे के टाइम्स ऑफ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दिल्ली टाइम्स ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ। दिल्ली में भी जो उसका एक सप्लीमेंट आता है नोएडा टाइम्स, उसकी बात कर रहा हूँ। इन और नोएडा टाइम्स की मोस्ट ऑफ द स्टोरीज आर बॉट, मतलब आप पैसे दीजिए स्टोरी छपाइए। ये कोई सीक्रेट चीज़ नहीं है, ये उनकी पॉलिसी है कि दिल्ली टाइम्स या जो सप्लीमेंट में स्टोरी, उस पे रिया चक्रवर्ती ने काफ़ी बड़ी स्टोरी कराई है फ्रंट पेज ऑफ नोएडा टाइम्स में। जब नोएडा टाइम्स में होगा, मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूँ, तो टाइम्स ऑफ इंडिया के जितने एडिशंस हैं इंडिया में, उस सब में वो स्टोरी आई होगी। ये पैसे का पावर उनके पास है जो आपके है। पास नहीं है, और इसीलिए आपके लिए ये जो खेल है थोड़ा अनइवन, लेवल प्लेइंग फील्ड का बिल्कुल खेल अनइवन है नहीं। सर। अभी हाँ तो हमें जानकारी मिली है कि उनके लोग दिल्ली में कैंप कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जी, दिल्ली में कैंप कर रहे हैं, कैंप कर और रहे वो हैं। पूरे ऑल आज एडिशन की को। आज की ही बात बता रहा हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे इसकी माने हास्यास्पद बात यह है कि 2 दिन 3 दिन पहले आपके कैंपेन को, नीलेश जी के कैंपेन को, उसी टाइम्स ऑफ इंडिया ने न्यूज स्टोरी के तौर पे छापा है, और आज के दिन उसी कैंपेन को, एडवर्टोरियल कैंपेन है वो, आपका एडिटोरियल था वो एडवर्टोरियल है, वो दो दो पेजेस में, फ्रंट पेज में, और कंटिन्यूइंग स्टोरी अंदर की है। and therefore you need to be very careful. You are fighting a lobby जो कि केवल एक सिंपल मर्डर केस नहीं है, इसमें ड्रग की दुनिया है। हमें और साथियों ने बताया कि इसमें जो माइनर बच्चों की ट्रैफिकिंग की दुनिया का किस्सा भी जुड़ा हुआ है। तो यू आर Pedophile. हैंडलिंग वेरी वेरी पावरफुल लॉबीज, एंड देयरफॉर यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, एंड आई सल्यूट the boldness and the courage that all your team have shown, एंड हम जैसे लोग दुआएं दे सकते हैं, आपके साथ खड़े हो सकते हैं, और आपको जरूर इसमें सफलता मिलेगी। सफलता का पहला टेस्ट आपको मिल चुका है, लेकिन इसमें गो ऑल हॉक एंड मेक अ नेटवर्क ऑफ राइट माइंडेड पीपल। अगर दुनिया में 100 में से 10 लोग 20 लोग खराब हैं, तो 50 लोग बहुत अच्छे भी हैं, कई लोग न्यूट्रल होते हैं। वैसे गुड फोर्सेस अगर आपके साथ इकट्ठे हो गए, चाहे वो लॉयर्स के हों, चाहे पुलिस ऑफिसर्स के हों, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के हों, चाहे वो नेताओं के हों, आपको कोई आपकी सफलता को डाउट नहीं कर सकेगा। पहला ब्रेक आपको ऑलरेडी मिल चुका है, और ये लंबी लड़ाई है, खत्म तुरंत नहीं होगा। डॉक्टर साहब ने भी सही ढंग से कहा, इसमें पूरा एक एक्सपर्ट्स का ऑफिशियली ग्रुप इनको स्क्रूटनी करना चाहिए कि क्या ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट की डिफिशिएंसीज क्या हैं, ये असली है नकली है, उसको स्टैब्लिश करना भी उतना ही ज़रूरी है। और ये केवल इंक्वायरी नहीं, इन्वेस्टिगेशन हो, उसके लिए पहली शर्त मैं हमेशा कहता हूँ कि रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर है। रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर हुआ है कि नहीं हुआ है,
यही डिमांड है जो आपने अभी जिक्र किया कि पहले एफआईआर में कन्वर्ट हो, उसका नंबर मिले, उसी पर अब हम लोगों का जोर है। तो महाराष्ट्र सरकार ने एक प्रकार से कह दिया कि सीबीआई का जो क्लोजर रिपोर्ट है वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। हालांकि क्लोजर रिपोर्ट को भी प्रोटेस्ट करने उनके फैमिली जा रहे हैं। जी उदय जी, आप क्या दिखा रहे थे? जी हाँ, पहले तो मैं आपको पूरा अखबार दिखाता हूँ। हाँ ये है जी आपको जी जी, मैंने देखा है। हाँ, नोएडा टाइम्स, ठीक है। नोएडा टाइम्स जी। और उसी तरह से गुड़गांव जाएंगे तो गुड़गांव टाइम्स आपको हाँ, सप्लीमेंट मिलेगा। दिल्ली मिलेगा में आप मिलेगा हैं तो दिल्ली टाइम्स सप्लीमेंट मिलेगा। बॉम्बे राइट। में आप डिपेंड थाने में हैं कि बॉम्बे में हैं कि पुणे में है, अलग अलग जगह का ये लोकल, और कितना बड़ा पैसा जाता है इसमें। मोस्ट ऑफ और द देखिए, स्टोरीज आप देखते हैं। एक मिनट रुकिए। द अमाउंट ऑफ फॉल्स नैरेटिव वाज अनकॉल्ड फॉर, सेज रियाज लॉयर। और रियाज लॉयर को हम लोगों ने एक्सपोज कर दिया, सतीश मान सिंधे को। सतीश मान सिंधे ने आकर के कहा टीवी पर बैठ करके कि रिया को जो जेल गया, कितना परेशानी होना पड़ा। रिया जिस केस में जेल गई थी वो केस आज भी स्टैंड कर रहा है। वो केस तो है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का केस। और ये फॉल्स नैरेटिव को ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो अभी पोस्ट किया है उसके हवाले से, तो हमारे लॉयर ने अभी नोटिस भेजा है तो लाइव लॉ को और टाइम्स ऑफ इंडिया को भी पार्टी बनाया है, और इसीलिए उनको भी इसीलिए नोटिस भेजा है, सतीश मान सिंधे इसीलिए को ये भी। समझना जरूरी है, आम जी दर्शक जो एडिटोरियल स्टोरीज को और एडवर्टोरियल स्टोरीज को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती, और जी एडवर्टोरियल स्टोरीज पैसे दे के छपाए जाते हैं। आपके भी छोटे मोटे कोई अचीवमेंट हैं, आप चाहें तो आधे पेज की अपनी स्टोरीज करवा लें, और उसमें कोई कॉन्फिडेंशियल नहीं है मामला। उनकी पॉलिसी है कि मेन जो हमारा अखबार है वो एडिटोरियल ये रहेगा, वहाँ एडवर्टीजमेंट पर रहेगा तो बिल्कुल एडवर्टीजमेंट की तरह दिखेगा, लेकिन जो सप्लीमेंट होगा उसमें एडवर्टोरियल्स ही होते हैं मोस्टली। और देखेंगे आप इंटरटेनमेंट वर्ल्ड, और ये फूड डिक्लेयर्ड है, वर्ल्ड, लेकिन क्या culinary वर्ल्ड, इसमें लोग अपने अपने रेस्टोरेंट का, अपनी फिल्म के रिलीज का वगैरह वगैरह बड़ी बड़ी स्टोरीज, और देखने में वो जो डिसर्निंग, जिसको मीडिया लिटरेसी नहीं है, जो मीडिया के फाइन प्रिंट्स को नहीं समझता, उसको पता भी नहीं चलेगा कि ये एडिटोरियल स्टोरी है कि एडिटोरियल स्टोरी है। नाउ यू हैव टू सी दैट हाउ मच मनी हैज गॉन into creating of this editorial, which is published across the country in a very very prestigious मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया। सो लोगों को बहुत ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि पहली बात मेरी समझ से, सीबीआई ने जो केस क्लोज किया है वो अबेटमेंट टू सुसाइड का केस को क्लोज किया है। ये केस अबेटमेंट टू सुसाइड का है ही नहीं, especially after the court has taken the cognizance and has directed the Mumbai police to register a proper case of alleged murder। तो वो केस जाहिर है कि वो अटेम्प्टेड सुसाइड था ही नहीं, तो उसमें उनको आसानी से उन्होंने कह दिया कि इसमें एविडेंस नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल ही इस्टेब्लिश नहीं करता, सीबीआई का क्लोजर रिपोर्ट बिल्कुल ही इस्टेब्लिश नहीं करता कि मर्डर भी नहीं हुआ। वो यस ऐसे बहुत खूबसूरत ढंग से ट्विस्ट किया गया है उसको कि आधी जनता को लगे कि पता नहीं सच्चाई क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है। और वो एक्सपोजर करना आप जैसे प्लेटफॉर्म के लिए ज़रूरी है, नहीं तो आधी जनता इसमें एक तरह से उनको मीडिया लिटरेसी नहीं होती है, और आपको समझाना पड़ेगा कि सीबीआई का केस क्लोजर क्या है। वो बेसिकली अबेटमेंट टू सुसाइड का केस का क्लोजर उन्होंने दिया, क्योंकि एविडेंस उन्हें मिला ही नहीं, क्योंकि सुसाइड ये था ही नहीं। यस। और तो दूसरी उनके बात, लिए आसान था अभी कहना कि ये केस कल, ही नहीं हुआ। अब नहीं दूसरी इशू बात, है कि आप लोग तो कह ही रहे हैं कि ये अबेटमेंट टू सुसाइड था ही नहीं, ये तो प्लेन एंड सिंपल कोल्ड ब्लडेड मर्डर विथ रेप का केस है, और इसी मुहिम को लेकर आप लोग बढ़े हैं, और ये तो लंबा चलेगा। आज तो और और भी बात आ रही है सामने सर। आज तो और भी, मैं अपने दर्शकों को एक और ब्रेक कर रहा हूं, जो हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं, एक और ब्रेक कर रहा हूं। आज एक और बात आ रही है कि 13 जून की रात को 3 मर्डर हुए हैं, 3 मर्डर हुए हैं, उसमें 2 बच्चियों का भी मर्डर है। और जी आज हमारे ट्विटर हैंडल पे
आज हमने जो ट्वीट किया है उसको रिस्पॉन्ड करते हुए एक एसएसआर वॉरियर ने उसका पूरा हवाला दिया है। वो मैं फिर किसी दिन उनका वीडियो भी दिखाऊंगा कि वो बच्ची कौन कौन है। एक नेपाली लड़की है, बच्ची 15-16 साल की, जिसको सुशांत उसका देखरेख करते थे, उसकी भी हत्या की खबर है। ये हमारे ट्विटर हैंडल पे हमारा जो एक्स का प्लेटफॉर्म है उस पर जो मैंने ट्वीट किया था, उस ट्विटर में जो रिप्लाई किया है, जो रिपोस्ट किया है, उसमें वो वीडियो का हवाला दे रहे हैं और पूरा डिटेल बता रहे हैं। वो भी मैं अपने दर्शकों के बीच लाऊंगा। लेकिन कहा जा रहा है कि 3 मर्डर हुए हैं। आशुतोष जी, आपकी बात में बीच में थोड़ा सा इंटरवीन कर रहा हूं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि आज मॉर्निंग में यही केस मैं अपने लड़के से डिस्कस कर रहा था और मुझे उसकी जानकारी भी नहीं थी कि कैसे अटेंटिव होते हैं आज के बच्चे। उन्होंने कहा कि आप तो केवल अबेटमेंट टू सुसाइड और मर्डर में अटके हुए हैं, इसमें चाइल्ड ट्रैफिकिंग का जो मामला है, एंड देन ही सेड कि ये लड़कियां केवल इंडिया की इससे नहीं आती थी, ये थाईलैंड से भी आती थी, नेपाल से आती थी। तो जो इंटरनेशनल चाइल्ड ट्रैफिकिंग का रैकेट है, ड्रग के अलावा वो कई तरह के फोर्सेस इसमें हैं और उससे जो जुड़े हुए लोग हैं वो गैंग अप होके इस वॉर को लड़ रहे हैं। तो आप एक सत्य के साथ तभी किसी ने अभी कोरोबरेट नहीं किया, लेकिन मैंने कोरोबरेट किया है। अब मैं बताता हूं सर आपको, ये जो आधार पूनावाला है, आधार पूनावाला यकायक फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री करता है और धर्मा प्रोडक्शन, जो कि करण जौहर का प्रोडक्शन है, उसमें 50% स्टेक लेता है, हजारों करोड़ रुपया निवेश करके। और आधार पूनावाला ट्रायल करता है, आपको मालूम होगा वो बूटी बनाने वाली कंपनी है, वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है, उसका ट्रायल मैकेनिज्म चलता है। और वो आधार पूनावाला की कंपनी में इन्वेस्टमेंट है बिल गेट्स का जी। और बिल गेट्स के ऊपर बहुत ही संगीन आरोप लगा था, डॉक्टर कुशवाहा जानते हैं इस बात को, 2009 में। और उसमें पार्लियामेंट की कमिटी बैठी, इंक्वायरी कमीशन गया, पार्लियामेंट्री कमिटी बैठी। पार्लियामेंट्री कमिटी ने पाया कि बिल गेट्स की जो मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन है और एक मर्क करके एक कंपनी है फार्मास्यूटिकल की, इन लोगों ने मिल करके आंध्र प्रदेश के लगभग 15-16 हजार ट्राइबल बच्चियों पर, स्कूली गर्ल पे एक दवा का ट्रायल किया, अनऑथराइज्ड ट्रायल किया, एचपीवी वैक्सीन का ट्रायल किया। और उस ट्रायल के बाद ये स्थिति हुई कि 5-7 बच्चियों की मौत हुई, कई बच्चियां बीमार हुई, पैरालाइज्ड हुई। भारत सरकार ने पार्लियामेंट्री कमेटी गठित की, पार्लियामेंट्री कमेटी गई इंक्वायरी करने के लिए, पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट आई कि हाँ ये बात सही है। और इकोनॉमिक टाइम्स, यही टाइम्स ऑफ इंडिया ने इकोनॉमिक टाइम्स की वो खबर ब्रेक किया था, और तब पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा कि हाँ ये बिल गेट्स इसमें इन्वॉल्व है। बिल गेट्स की गेट्स और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन को बैन किया गया भारत सरकार में। फिर उसके बाद इनको अनुमति फिर मिल गई, और आज की तारीख में बिल गेट्स हमारे पार्लियामेंट में घुस गया है। और बिल गेट्स यहाँ के बहुत सारे बिलियनायर को अपने कब्जे में हिप्नोटाइज करके रखा हुआ है। बिल गेट्स जिस बिलियनायर के साथ कोलैबोरेट कर रहा है इंडिया में, उसका रिया चक्रवर्ती के साथ सीधा संबंध है। तो therefore the whole story is completely corroborated now. हाँ, समरी ये है आशुतोष कि आप केवल एक सुसाइड या रेप या मर्डर का क्राइम इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं, उससे जुड़ी हुई जो ड्रग की दुनिया है, उससे जुड़ी हुई जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग की इंटरनेशनल कार्टेल की दुनिया है, उस तरह के फोर्सेस से ये कर रहे हैं। तो जाहिर है कि दे विल ऑल कोलैबोरेट। एंड द फैक्ट कि टाइम्स ऑफ इंडिया के तमाम जो सप्लीमेंट वाली एडिशंस हैं, उन्होंने स्टोरी करवाई। मैं तो 2-3 दिन से देख रहा हूँ ये कि और जगह भी उन्होंने कराई है। दैट मीन्स at least lakhs and lakhs of rupees already have been pumped in after this judgment and the closer report of CBI to show that look how innocent she is as a woman and you guys are actually trying to harass her. ये सच्चाई कैसी पलटी जाती है। तो खैर ये तो चलेगा, ये वॉर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये चीज। आप अपना सच्चाई के साथ, फैक्ट्स के साथ, एविडेंस के साथ आप लगे रहें। बहुत सारी ताकतें आपके साथ खड़ी होंगी, वो भी रही हैं। इसीलिए उदय जी,
इसीलिए उदय जी, रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए पत्रकारों की एक विशेष लॉबी लगी हुई है। जी हाँ, जो जरूर होगी। उनको ये मालूम है कि ये कहां कहां खेल चल रहा है। जी हाँ, जी तो हाँ। पत्रकारों की एक विशेष लॉबी फटाफट कहने लगा कि सत्य जीत गया। वो दिया मिर्जा का कल स्टेटमेंट है कि जी हाँ, माफी मांगना चाहिए। मैंने देखा है आपने वो देखा भी। होगा, जी हाँ, जी हाँ, दिया मिर्जा का आने लगा। तो ये प्रिया चक्रवर्ती को ये लोग बचाने में लगे हुए हैं, जी हाँ। लेकिन उसको दिशा के मदर फादर से कोई लेना देना नहीं है। वो नहीं, लोग ये एक सवाल सारी नहीं पूछ रहे हैं। रीब्रांडिंग अटेम्प्ट हैं, चाहे या अरबाज का केस ले लें, रिया का, सब अपने को रीब्रांड कर रहे हैं कि अरे मैं तो सच अ इनोसेंट पर्सन बीइंग ड्रैग्ड इनटू बाय, और इनफैक्ट डेमोनाइज आप लोग को करने की कोशिश है। तो खैर इससे आप चिंता मत करें, आप सही रास्ते पे हैं। सत्य के सहारे, एविडेंस के सहारे, फैक्ट्स के सहारे बढ़ते रहें, तो खुद ब खुद चीज़ें खुलती जाएंगी, खुली भी हैं। इन शब्दों के और आगे साथ की मैं बात मैं आपसे, बताता हूं, हमारे बहुत सारे टेलीविजन चैनल्स के लिए भी ये सूचना है, ये मैं बता रहा हूं। पता नहीं वो लोग इसको सर्च करते हैं कि नहीं। और खास तौर से मैं हमारे जो रिपब्लिक वाले हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए इसके ऊपर, वो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। मैं उनके लिए मैं संदेश भेज रहा हूं। साहब, ये जेफरी एप्स्टाइन का नाम आपने सुना होगा, कुशवाहा जी जानते हैं, हम लोग पिछले 1 साल से लड़ रहे हैं। वो जेफरी एप्स्टाइन आइलैंड पे ये माननीय बिल गेट्स जी कई बार जा चुके हैं, और जेफरी एप्स्टाइन की बहुत ही संदेहास्पद तरीके से उनकी मृत्यु हुई है। ये है जेफरी एप्स्टाइन। और ये जेफरी एप्स्टाइन का ये टीन एज सेक्स के लिए पूरे अमेरिका में बदनाम है, और उसमें बिल गेट्स का नाम आया है सर, उसमें बिल गेट्स का नाम आया है। जरूर आया होगा, जरूर आया होगा। और ये कहा जा रहा है कि बिल गेट्स के डिवोर्स में ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था। ये व्यक्ति बिल गेट्स के डिवोर्स में ये बहुत बड़ा फैक्टर था। और ये वो आइलैंड जाता था, बाद में इन्होंने कहा कि मैं एक बार गया था, इन्होंने मेल करके अपने एम्प्लॉय को बोला कि वो मेरा बहुत बड़ा मिस्टेक था, मैं गलती से चला गया। तो इसीलिए ये जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, ड्रग है, और ये बॉलीवुड की दुनिया है, इस पूरे का एक सेम पैटर्न, कोलैबोरेशन है। सेम और फिर ये पैटर्न है ड्रग अक्रॉस द वर्ल्ड सेम पैटर्न है सर। इसमें कोई यहाँ का कोई अलग से पैटर्न नहीं है। जी इट्स द जी। सेम सो मॉडल, जो हॉलीवुड थैंक में यू था सो वो मच यहाँ बॉलीवुड है। आशुतोष। थैंक यू, डॉक्टर साहब, thank you so much. You gave थैंक your यू सो थैंक मच time. यू, सर, थैंक यू सो मच, Ashutosh, नाइस thank you मीटिंग। so much that you थैंक gave यू, this platform. Our थैंक heart यू सो also मच। burns in favor of truth. और हम लोग हमेशा आपके साथ रहेंगे जब तक सत्य आपकी पूरी तरफ से जीत न जाए। धन्यवाद। थैंक यू। मैं चलते चलते मैं आपसे एक सवाल पूछूं। आपके पुत्र आर्यन सहाय ने एक मूवी अभी रिलीज किया है, रहने मैं तो दीजिए गुजारिश करूंगा कि वो भी ये फिल्म कॉन्फ्लिक्ट बनाए। ऑफ इंटरेस्ट होगा कि हाँ, मैं अभी, मेरे ख्याल नहीं से वी नहीं, शुड फोकस टू कोई दिस। बात नहीं, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है, उदय सहाय ठीक जी है। और डॉक्टर अरविंद कुशवाहा जी। मित्रों, थैंक यू। ये जो आज जो मैंने आपके सामने सबूत रखे हैं, आपके जहन में, आप सभी बिल्कुल कन्विंस्ड हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं उन पत्रकार भाइयों से अनुरोध कर रहा हूं कि आप अपनी आत्मा को झकझोरिए। पैसे दे करके, जैसा उदय जी ने बताया कि पैसे दे करके आप अपनी ब्रांडिंग तो करवा सकते हैं, लेकिन सत्य से अगर आप मुंह मोड़ेंगे तो पूरी दुनिया आपसे मुंह मोड़ लेगी। और आप दिख भी रहा है सोशल मीडिया पे, आपको क्या सपोर्ट मिल रहा है ये सब लोग देख रहे हैं। कृपा करके ये काम मत कीजिए। सत्य के साथ खड़े रहिए, ईमानदारी से खड़े रहिए। सत्य झुकेगा नहीं दुनिया, और आज तक नहीं हुआ है ऐसा, आप जान लीजिए। ये अमेरिका में राष्ट्रपति कैनेडी की हत्या को 60 साल हो गए हैं, लेकिन उसकी जांच अभी तक आगे नहीं बढ़ी है। तो ये जो कुछ माफिया है, इंटरनेशनल माफिया, वो चाहे कितनी भी ताकत लगा लें, अब शायद आपको ये मालूम हो रहा होगा कि मैं इस स्टोरी में क्यों अपना दिन रात झोंका हुआ था। आपको शायद लग रहा होगा कि ये सिर्फ 2 लोगों की मृत्यु की कहानी है। नहीं, इसके पीछे बहुत गहरी साजिश है, और बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो इस पूरे केस को दबाना चाहते हैं। और उन बड़े लोगों से हमने आमने सामने की लड़ाई मोल ली है, और आपके सहारे वो लड़ाई मोल ली है।
धनबल के सामने जनबल अपनी शक्ति को स्थापित करेगा, जनबल जीतेगा, सत्य जीतेगा, न्याय जीतेगा और उनके मुंह पर करारा तमाचा लगेगा। चिंता मत कीजिए लोग, आप हमारी सिक्योरिटी को लेकर के परेशान हैं, मुझे मालूम है, लेकिन मैं कई बार कहता हूं, जाके राखे साइयां, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। आपकी दुआएं, आपका आशीर्वाद हमारे साथ है। हम एक्सपोजे करते रहेंगे, इन बेईमानों को सलाखों के पीछे भेजने के लिए, अपराधियों को, गुनहगारों को भेजने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकते रहेंगे। आप हमारे साथ इसी तरीके से अपना साथ देते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।